नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने अर्थ समिट के बारे में डिस्कस किया था, जिसको रियो अर्थ समिट या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में कल जाना था। उसी क्रम में जो उसकी जो आउटकम थे, उनमें से एक आउटकम था, परिणाम था, उसी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अर्थ समिट या रियो अर्थ समिट, उसका UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और रियो अर्थ समिट भी इसको बोला जाता है, या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो आउटकम थे वो दो रूपों में हमने कल डिस्कस किया था, डॉक्यूमेंट दस्तावेज के रूप में और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के रूप में, यानी कानूनी रूप से जो बाध्यकारी समझौते हुए थे उसके रूप में। वहीं डॉक्यूमेंट्स में हमने डिस्कस किया था रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, और साथ साथ एजेंडा 21 के बारे में भी जाना था, और उसके पश्चात फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में यानी वन सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट थे उनमें आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे CBD के नाम से जाना जाता है, यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन। और दूसरा जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे UNFCC के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में फोकस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या थी। साथ ही साथ जो एजेंडा 21 से एक जो एग्रीमेंट निकल के आया था, उसकी जो एजेंडा 21 की जो रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 में, उसे कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा फोकस लेक्चर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या था? बेसिकली एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अस्तित्व में आई एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। तो यहाँ पर अगर सिंपल टर्म में UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को हम डिफाइन करते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। और किसके तत्वावधान में इसको संधि को अपनाया गया था? और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में इसको अपनाया गया था। तो इट इज ए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी। UNFCC was negotiated at Earth Summit 1992। जो भी अर्थ समिट 1992 हुआ था, जिसको रियो अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर इसे निगोशिएट किया गया था, जो कि 1992 न्यूयॉर्क सिटी में इसको बाद में साइन किया गया था। और ये जो एंटर इनटू फोर्स यानी जब लागू हुई थी वो 1994 यानी 2 साल बाद लागू हुई थी। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी, इसको नेगोशिएट किया गया था अर्थ समिट 1992 में, सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी न्यूयॉर्क में 1992 से में, लेकिन केम इनटू फोर्स आफ्टर 2 ईयर 1994 1994 में इसको लागू किया गया था। एज ऑफ मार्च 2019 तक इसमें 197 पार्टियां यानी 197 पार्टियां हैं, यानी 197 कंट्रीज इसके सदस्य हैं, जिनको पार्टीज के नाम से जाना जाता है। तो मार्च 2019 तक 197 इसके सदस्य देश हैं, जिनको पार्टियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि UNFCC का ऑब्जेक्टिव क्या था। UNFCC प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द नेगोशिएटिंग स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम टू सेट बाइंडिंग लिमिट ऑन ग्रीन हाउस गैस। बेसिकली इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी को निगोशिएट करती है, जिसे प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि बाइंडिंग लिमिट लगाती है, यानी बाध्यकारी सीमा निर्धारित करती है किस पर? ग्रीन हाउस गैस पर। तो बेसिकली इसका UNFCC का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्क क्या है? ये एक निगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल ट्रीटी के ऊपर, जो कि प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और वो इंटरनेशनल ट्रीटी क्या करती है? बाइंडिंग लिमिट लगाती है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पे। जैसे हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर से हीट को ऑब्जर्व करती हैं और रिटेन करती हैं, और जो वातावरण के तापमान को बढ़ाने में कारक है। द फ्रेमवर्क सेट नो बाइंडिंग लिमिट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्री। ये इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर बाइंडिंग नहीं लगाती है, बल्कि एक एज ए होल मतलब ग्लोबल लेवल पे एक
प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल ट्रीटी पर निगोशिएट करती है ताकि सारे देश मिलजुल कर जो है ना ग्रीन हाउस गैस के कमीशन को कम कर सके। तो इट इज नॉट ए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन विच फोकस ऑन द इंडिविजुअल कंट्रीज टू लिमिट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बल्कि एक ग्रुप में एक होल ग्लोबल लेवल पर भी इसको निगोशिएट करती है ताकि सारे देश मिलकर जो है ना इस फील्ड में काम कर सके। सीओपी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनएफसीसी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। हमने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग यूएनएफसीसी की सीओपी की मीटिंग होने जा रही है हर साल जो होती है। तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, ये सीओपी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सीओपी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनएफसीसी। जो यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो भी प्रोटोकॉल उसमें निर्धारित होते हैं और प्रोटोकॉल पर सहमति बनती है, तो बेसिकली वो सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के द्वारा वो सहमति बनती है। ऑल स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू द कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट सीओपी। मतलब जैसा अभी डिस्कस किया 197 कंट्रीज इसके मेंबर है, इनको पार्टीज बोला जाता है। यही देश जो सीओपी का पार्ट है, बेसिकली सीओपी इज ऑल दीज कंट्रीज, जो भी ये देश है उन्हीं को मिला के हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, जो भी देश यूएनएफसीसी के सदस्य हैं उन्हीं को सीओपी एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला जाता है, जो कि 197 कंट्रीज हैं। दे रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स दैट सीओपी अडॉप्ट। जो भी सीओपी अडॉप्ट करता है लीगल इंस्ट्रूमेंट उनको रिव्यू करती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये मेन फंक्शन है सीओपी का और इसी की मीटिंग हर साल आयोजित की जाती है। The first COP meeting was held in Berlin, Germany in March 1995। जैसे कि अभी डिस्कस किया, जो UNFCCC बेसिकली 1994 में लागू हुआ था, 1992 में इसको साइन करने के लिए ओपन किया गया था, लेकिन जो लागू हुआ था 1994 में और नेक्स्ट मीटिंग हुई थी नेक्स्ट ईयर 1995 में। और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो भी सदस्य देश है 197 कंट्री, उनकी जो मीटिंग हुई थी वो 1995 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बर्लिन जर्मनी। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीओपी की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 ईस्वी में। और दिस पार्टीज टू द कन्वेंशन हैव मेट एनुअली सिंस 1995। और 1995 से जो ये सीओपी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है हर साल मिलती हैं और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी समझौते होते हैं या जो भी निगोशिएशन होता है उन पर डिस्कशन करती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ईयर आता है 1997 का, 1997 का, जिसमें थर्ड सीओपी वाज कंक्लूडेड, यानी थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को उसका जो है ना समापन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1997 में जो थर्ड सीओपी में एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब डेवलप्ड कंट्री के ऊपर एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन यानी बाध्यकारी दायित्व जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा उसको इसमें लागू किया गया था। और लागू करने के लिए बेसिकली प्रस्ताव रखा गया था और डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, बेसिकली जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर, जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं, जो भी अभी तक क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके सबसे ज़्यादा रूप से जो रेस्पॉन्सिबल है वो डेवलप्ड कंट्री है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे वेस्टर्न का जो वर्ल्ड है उसमें स्टार्ट हुआ था, तो उनको माना जाता है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से उन पर एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन लगा था, लीगली प्रस्ताव रखा गया था, जिसको क्योतो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है क्योतो प्रोटोकॉल, आपने सुना भी होगा। तो ये बेसिकली 1997 में क्योतो प्रोटोकॉल आया था और थर्ड सीओपी था, यानी थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी। और ये क्योतो बेसिकली एक सिटी है जापान में, वहाँ पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, वहीं पर ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। इसी सिटी के नाम से इसको जो है ना क्योतो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हैं यूएनएफसीसी की, जो सदस्य देश हैं बेसिकली उनको 3 कैटेगरियों में रखा गया है। दे आर ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें जो एनेक्स 1 कंट्रीज हैं फर्स्ट कैटेगरी में, यानी अनुलग्नक फर्स्ट देश। वहीं दूसरा जो कैटेगरी है उसमें एनेक्स 2 कंट्री हैं, यानी अनुलग्न सेकेंड देश। और थर्ड कंट्री में है डेवलपिंग कंट्री, जिन्हें नॉन एनेक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है, यानी विकासशील गैर अनुलग्न देश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पार्टीज हैं यानी स्टेट हैं जो इसके मेंबर हैं उनको 3 ग्रुप में रखा गया है, एनेक्स 1 कंट्रीज, एनेक्स 2 कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, यानी अनुलग्न 1 देश, अनुलग्न 2 सेकेंड देश और विकासशील देश।
ये बेसिकली उनके जो देशों को कैसे से क्यों रखा गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो भी देश हैं, अनुलग्न वन में कौन कौन से देश आते हैं, बेसिकली दे आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, वर कैप्ट इन एनेक्स 1 कंट्रीज बोला जाता है इनको, और इनकी संख्या 40 है, जिसमें 40 तो देश हैं और 1 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। अनुलग्नक 2 में उन देशों को रखा गया है, द कंट्रीज दैट आर रिक्वायर्ड टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी उन देशों को रखा गया है जो जिन पर ये कंडीशन है कि वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, यानी वित्तीय सहायता दें और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन है उसको कम कर सकें और बहुत ही एफिशिएंट वे में जो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि इन देशों को माना जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज में अभी तक परिवर्तन हुआ है, मोस्ट रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज ऑफ आर बेसिकली दीज कंट्रीज एंड दे आर रिक्वायर्ड टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्री। उनको अनुलग्नक सेकंड में रखा गया है। बेसिकली इसमें 30 कंट्री हैं जो अनुलग्नक सेकंड यानी एनेक्स 2 कंट्रीज बोला जाता है। वहीं डेवलपिंग और विकासशील कंट्रीज में उन पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस emission level unless developed country apply and funding and technology for their development। तो यहाँ पर बोला गया कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए कोई ऐसी बाध्यकारी सीमा नहीं है जब तक जो डेवलप्ड कंट्री है वो उनको फंडिंग और टेक्नोलॉजी ना प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जो मीटिंग अब तक हुई है उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है, आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। इनमें से कुछ मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ कुछ एजेंडा कुछ नेगोशिएशन की बात स्टार्ट हुई थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रमुख कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से क्योतो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि क्योतो जापान में होता है 1997 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग है और साल में उनके बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिस्ट है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो सीएमपी बेसिकली क्या है। सीएमपी इज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग पार्टीज टू क्योतो प्रोटोकॉल। जो क्योतो प्रोटोकॉल अपनाया गया था 1997 में टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बेसिकली इट वाज द बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज। तो उसको केम इनटू फोर्स जो आया था क्योतो प्रोटोकॉल, वो बेसिकली उसको रेटिफाई किया था फाइनली 2005 में, और मॉन्ट्रियल कनाडा में ये संपन्न हुआ था। और ये जो पार्टी थी उसी सीओपी की वो 11th पार्टी थी जिसमें क्योतो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया था, केम इनटू फोर्स आया था। उसी की जो पहली पार्टी थी उसको सीएमपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग टू द मीटिंग ऑफ द क्योतो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो 2005 में क्योतो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स यानी बाध्यकारी हुआ था, क्योतो प्रोटोकॉल लागू हुआ था और उसकी पहली मीटिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। बाद जब ये लागू हो गया था 2005 में, उसी को पहली मीटिंग का क्योतो प्रोटोकॉल को उसको CMP1 के नाम से जाना जाता है। वहीं पर यहाँ पर जो जान लेते हैं जो 2019 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी 2025 में, सॉरी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 25वीं मीटिंग थी वो जो होनी थी वो सैंटियागो चिली में होनी थी, लेकिन उसको रिफ्यूज कर दिया था चिली ने। उसके पश्चात वो कहाँ पर हुई थी, मैड्रिड स्पेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि 25वीं मीटिंग थी वो हुई थी मैड्रिड स्पेन में। और जो 2020 की जो पार्टी है जो ग्लासगो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में प्रस्तावित थी, उसको कोरोना वायरस की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया। 2021 में होगी ये पार्टी। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर जो CMA बेसिकली जो 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21वीं मीटिंग हुई थी, उसको पेरिस और फ्रांस में जो मीटिंग हुई थी, जिसको पेरिस एग्रीमेंट आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, तो उस पेरिस एग्रीमेंट उससे निकल के आया था। तो वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21st मीटिंग थी 2015 में, तो वहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। और नेक्स्ट ईयर 2016 में इसी पेरिस एग्रीमेंट की पहली मीटिंग हुई थी जिसे CMA के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CMA क्या है, बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग है जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत आता है। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का कौन कौन सी कंट्री कितना करती है, तो सबसे ज्यादा चाइना करती है जिसमें 27% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है। वहीं यूनाइटेड स्टेट सेकंड नंबर पे आता है जो कि 14% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है। और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है 6.8% के पास। और उसके पश्चात रशिया, जापान और जर्मनी आते हैं।
तो इंडिया, चाइना और यूएसए को भी मिलाते हैं लगभग 50% जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन का होता है वो इन्हीं कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन की हम बात करते हैं, मतलब टोटल ग्रीन हाउस एमिशन जो एक कंट्री एमिट करती है उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं उस देश की, तो पर कैपिटा एमिशन आता है। उसमें कतर सबसे ज्यादा है जो कि 49 टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है पर पर्सन। तो कतर इज अ टॉप कंट्री इफ यू टॉक अबाउट द पर कैपिटा एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं। तो वहीं जो ये क्योटो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो मेन कन्वीनर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके जो क्रिटिसिज्म भी है, कुछ आलोचनाएं हैं। बेसिकली ये माना गया कि क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा कोई ऐसी बाइंडिंग इसमें अभी नेगोशिएशन नहीं हुआ है किसी प्रोटोकॉल के तहत, ताकि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को बढ़ाया जा सके। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये एक सिंगल प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट है विच फोकस करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। लगभग 2.5 दशक में केवल क्योटो प्रोटोकॉल ही ऐसा प्रोटोकॉल है जो बाइंडिंग लिमिट लगाता है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन। उसके पश्चात कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर देशों की सहमति नहीं बन गई। ये सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म है। वहीं नेवर अचीव्ड अ स्टेटेड गोल ऑफ रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसका गोल है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने पर, उस पर ऐसा कोई भी टारगेट ये अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। और यह माना गया है कि जब भी निगोशिएशन होता है कुछ देश इसको जो है ना हिंडर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं निगोशिएशन को, और उस पर यह कोई एक कदम ठोस नहीं उठा पाता है। यूनाइटेड स्टेट जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, उसने कभी इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि इट कंसीडर दैट जो डेवलपिंग कंट्री चाइना और इंडिया, उन पर भी ऐसा कोई बाइंडिंग प्रतिबंध या बाइंडिंग रूल होना चाहिए, ये इसका कहना था। वहीं कनाडा ने क्योटो प्रोटोकॉल से एग्जिट कर लिया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बाइंडिंग लिमिट। इस तरीके से यहाँ पर जापान और रशिया ने जो सेकेंड टर्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल है उसको साइन नहीं किया, क्योंकि ये मानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री में मेजर कंट्रीब्यूटर है चाइना और इंडिया, इन पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, कोई ऐसा लीगल बाइंडिंग नहीं है, तो इन पर भी लगाना चाहिए। इस तरीके से देशों के बीच में मतभेद है और जिसकी वजह से ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया है। इस तरीके से दोस्तों जो आज का लेक्चर है, हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है उसके बारे में जाना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती हैं उनके बारे में जाना, और सदस्य देशों को जो भी इसके पार्टीज हैं उनको किन किन एनेक्स में डिवाइड कर रखा है उनके बारे में जाना। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।